Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये जो बड़ा आंकड़ा है 370 पार करने का, वो तो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और अगर बीजेपी 370 नहीं पार कर सकती तो एनडीए गठबंधन के लिए 400 के पास जाना या 400 पार कर पाना भी मुश्किल है। ये जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि ये बड़ा स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की पसंद मोदी है और जब विधानसभा की पसंद होती है तो वो केजरीवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी होती या ना होती, वैसे मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करने वाले थे। क्या इससे कोई सिंपैथी आएगी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में? ऐसा होता वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता। सरकारी एजेंसीज हैं, उनका कोई दुरुपयोग जो है वो सरकार के द्वारा हो रहा है और ऐसे समय में जब आचार संहिता लगी हो, चुनाव की जब घोषणा हो चुकी है उसके बाद जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो ये उठना सवाल लाजमी है कि भाई आप तो अपोजिशन को जेल में डाल रहे हैं। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक के इस विशेष कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं साप्ताहिक सभा, यानी कि एक वीकली शो जिसमें हम सप्ताह की सबसे बड़ी खबर पर एक नजर करते हैं और कोशिश ये करते हैं उसको समझने की। हमारी समझाइश बढ़ाने के लिए हम अपने साथ एक गेस्ट को भी साथ लाते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में संजय कुमार जी हैं। संजय कुमार जी सीएसजी के प्रमुख हैं और तक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर साहब भी हैं। इस सप्ताह की बड़ी खबर जो है वो है अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को रात 9 बजे करीब गिरफ्तार कर लिया गया। मामला ईडी से जुड़ा हुआ है और शराब नीति में तमाम जो कथित घोटालों की बात है उससे जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला अब किस तरीके से लोकसभा चुनावों को अफेक्ट करने वाला है, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है और इसी पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। सबसे पहले संजय सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं सबसे पहला कमेंट आपका इसी विषय पर चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से अगली खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल जो सरकार है वो जेल से ही चलाएंगे। देखिए, आपने कहा कि इसका चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसका चुनाव पर कुछ असर पड़ने वाला है। कहने का मतलब, क्या इससे कोई सिंपैथी आएगी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में? ऐसा होता वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आज मतदाता बिल्कुल पार्टी लॉयलिस्ट बटे हुए हैं। जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन्हें तो इस बात से कोई दुविधा या कोई चिंता ही नहीं होगी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जो ऐसे मतदाता जो बीजेपी को वोट नहीं करते, वो अपनी सहानुभूति जताएंगे, लेकिन उससे वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी होती या ना होती, वैसे मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करने वाले थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका वोट पर, जनाधार पर, पार्टियों के जनाधार पे कोई फर्क पड़ेगा। चर्चाएं जरूर होंगी। चर्चाएं इस बात की होंगी कि भाई किस तरह का लोकतंत्र है, लेकिन पार्टियों के जनाधार पर कोई फर्क होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। सर, संजय जी ने एक बड़ी बात कही है कि इस समय जो है जो वोटर्स हैं वो लॉयलिस्ट हो गए हैं और अभी ये जान नहीं पड़ता है कि अगले 3 महीने में जो वोट पड़ने वाला है उससे मतदाताओं पर कोई फर्क पड़ेगा इस गिरफ्तारी से। नहीं तो देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है वो प्रमुख रूप से पंजाब और दिल्ली की ही जो सीटें हैं उस पर ही उनकी दावेदारी, मतलब वो वहाँ उनका प्रभाव ज्यादा है, जो लगभग 20 सीटें जी हैं दोनों राज्यों में मिला के। तो वहां पर अगर आप देखें इसका अगर परिणाम जो भी होना है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है, बिल्कुल, वहां पर कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है। दिल्ली में अब पहली बार ऐसा हो रहा है लोकसभा के चुनाव में कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही है। बिल्कुल। तो जो दिल्ली में हमने ट्रेंड देखा है विचल, और ये 2014 में भी देखा था, मतलब और 2019 में भी देखा था कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो पूरी तरह से बीजेपी स्वीप कर जाती है। पिछली बार तो 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को हर सीट पर लगभग मिले, बल्कि उससे ज्यादा 56% तक भी कई सीटों पर वोट गए। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो लोग एकदम इसका उलट करते हैं कि उनको दिल्ली चलाने के लिए केजरीवाल को वो मतदान करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि ये बड़ा स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की पसंद मोदी है और जब विधानसभा की पसंद होती है तो वो केजरीवाल है। तो कहीं ना कहीं जो संजय जी बात कह रहे हैं, और बीजेपी ने भी अगर ये सोच के ही कुछ फैसला किया होगा, क्योंकि बीजेपी जब हर एक सीट के लिए लड़ रही है तो वो ऐसी 20 सीटों पर अगर उनको लगता है कि भाई सिंपैथी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो इतना बड़ा कदम जो है सरकार ने अगर उठाया है, ईडी ने उठाया है, तो ये इनको लग रहा होगा कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संजय जी, अब क्या मतलब, जो 400 से पार एनडीए जाएगा या 370 बीजेपी जाएगी,
तो आपके हिसाब से ये हवा मतलब सचमुच हवा है या ये सचमुच में ऐसा हो सकता है? और दूसरा साथ ही में सवाल ये कि फिर बीजेपी अगर 370 के पार जा रही है तो फिर कांग्रेस कितने के पार जाएगी? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का अपने आप 370 सीटों के पास जाना या पार कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के जहां पर बीजेपी मैक्सिमम सीटें जीत चुकी है और उन राज्यों में सीटों को बढ़ा पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। अगर बीजेपी 370 के आसपास पहुंचने की उम्मीद करती है, तो बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में बड़ी जीत हासिल करनी पड़ेगी। 2-4 सीटों को अलग-अलग राज्यों में जीतने से वो 370 के पास नहीं पहुंच सकते। लेकिन कुछ अगर राज्यों का जिक्र करूं, केरल, तमिलनाडु, अ, आंध्रा, तो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन तो कर सकती है 2019 के चुनाव की तुलना में, लेकिन क्या बीजेपी बड़ी संख्या में सीटें जीत सकती है? मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी इम्प्रूव कर सकती है। मुझे लग रहा है तेलंगाना में बीजेपी की सीटें इम्प्रूव होंगी, क्योंकि अब उन्होंने आंध्र प्रदेश में टीडीपी और के साथ गठबंधन किया है। वहां भी बीजेपी 2-4 सीटें और गेन कर सकती है, क्योंकि सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में उन्हें कुछ सीटें मिलेंगी। बंगाल में हो सकता है 2-4 सीटों का इजाफा हो जाए। उड़ीसा में 5, 7, 8, 10 सीटों का इजाफा भी हो सकता है, 7-8 सीटों का इजाफा हो जाए। बिहार में नहीं हो सकता। यूपी राज्य है जहां पर एक बड़ा इजाफा होने की गुंजाइश है। हो सकता है कि 10 से 12, 14 सीटें भी बढ़ा सकते हैं वो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उनकी सीटें 10-12 बढ़ जाएं। लेकिन अगर इन बढ़ती हुई सीटों को अगर हम पूरे जमा जोड़ भी करें, तो मुझे लगता है कि कोई एकदम मैक्सिमम, जैसे मुझे लगता है 40-42 सीटें बढ़ा सकती है बीजेपी। तो 303 उनकी आई थी। अगर हम ये मान लें कि सारी सीटें वो रिटेन कर रहे हैं, 40-42 बढ़ा रहे हैं, 340, 345 पर जा सकते हैं। तो ये जो बड़ा आंकड़ा है 370 पार करने का, वो तो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और अगर बीजेपी 370 नहीं पार कर सकती, तो तो एनडीए गठबंधन के लिए 400 के पास जाना या 400 पार कर पाना भी मुश्किल है। तो अ, कोशिश है, एक बड़ा टारगेट सेट किया गया है और टारगेट सेट करने में मुझे लगता है कि कोई खराबी नहीं है। खराब से खराब विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम देता है तो वो टारगेट बड़ा ही रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर विद्यार्थी होता है, सोचता है कि मैं बड़े इम्तिहान को ना पास करूँ और एक अच्छी नौकरी ना लूँ। यहाँ तो विद्यार्थी भी अच्छा है, मजबूत विद्यार्थी है। मैं बीजेपी का ज़िक्र कर रहा हूँ, जनाधार बड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के नेता हैं, उनका अपना जनाधार है, उनकी अपनी पहचान है। तो उन्होंने एक अपने टारगेट सेट किया है, लेकिन मुझे लगता है जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊँचा रहे और वो मेहनत करें और जिससे ये टारगेट अचीव करना है। तो एक टारगेट रखा गया है, लेकिन टारगेट के नज़दीक जा सकती है बीजेपी। कितनी नज़दीक? मुझे लगता है वो समय बताएगा। पार कर पाना तो मुश्किल है। मुश्किल घड़ी है कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है 14-19 जैसा परफॉर्मेंस, जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस 14 या 19 में हुआ था, उससे कोई बहुत बेहतर करती हुई मुझे कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ती। 44 सीटें उन्होंने 2014 के चुनाव में जीती थी और 52-53 सीटें उन्होंने 2019 के चुनाव में जीती थी। लगभग ऐसा ही कुछ प्रदर्शन कांग्रेस अपने 2019 वाला प्रदर्शन रिपीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उससे आगे तो जाने की गुंजाइश मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती। संजय सर, जिस तरीके से आपकी बात को ही आगे बल देते हुए मिलिंद सर ने कहा कि क्योंकि ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग-अलग होते हैं, देश को 2 टिकट इलेक्शन के नाम से हम जानते हैं कि लोकसभा में लोग अलग तरीके से चुनाव करते हैं और विधानसभा में अलग करते हैं। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब इंडिया अलायंस के साथ है, इसके साथ-साथ हम इसके अगर और तरीकों को भी देखें और चीज़ों को भी देखें तो उसमें ईडी की जो निशानेबाजी है या कह सकते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है उसमें हेमंत सोरेन भी लेटेस्ट अगर कहें कि 50 दिन पहले शिकंजे में आ चुके हैं। अब ऐसा कोई परसेप्शन अगर बनेगा क्या लोगों में कि साहब की जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका कोई दुरुपयोग जो है वो सरकार के द्वारा हो रहा है और ऐसे समय में जब आचार संहिता लगी हो? देखिए, दोनों स्टोरी पैरेलल चल रही है। ये जरूर है कि कुछ मानते हैं लोग कि भाई देखो, सरकारी जो संस्थाएं हैं या जो तंत्र हैं, जो ईडी या हम सीबीआई की बात करते हैं, इसका सरकार अपने अपने पक्ष में उपयोग कर रही है। उसको दुरुपयोग कह लें या कहें कि सरकार उसका अपने एडवांटेज के लिए उपयोग कर रही है। तो ऐसा मानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। लेकिन क्या ऐसा मानने वाले लोग अपना वोट भी बदल देंगे, सरकार के खिलाफ वोट करेंगे? क्योंकि सरकार वो मानते हैं कि
सरकार इन एजेंसियों का उपयोग कर रही है अपने एडवांटेज में। मुझे ऐसा नहीं लगता होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, क्योंकि एक और पैरेलल जो स्टोरी मैं कह रहा हूँ, 2 पैरेलल लाइन पे चल रही है। बीजेपी इस बात का बार-बार जिक्र करती है कि भाई ये संस्थाएं इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारा सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो ये ईडी, सीबीआई, पुलिस आपके इन लोगों के पीछे है। और बार-बार बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता इस बात का जिक्र करते हैं। हर व्यक्ति के पीछे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति के आपके पीछे और हर व्यक्ति के पीछे आपको परेशान किया जा रहा है। तो ये भी एक पैरेलल स्टोरी है और लोगों को लगता है, अगर हम अरविंद केजरीवाल के नजरिए से ही देखें, तो बड़ी संख्या में लोगों को ये भी लगता है कि भाई आपको ईडी ने 9 बार बुलाया, तो कम से कम जाना तो चाहिए था, बातचीत तो करनी चाहिए थी। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, तो क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? मैं कॉमन जनता के नजरिए की बात कर रहा हूँ। एक आम जनता ऐसे ही देखती है कि भाई अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या ये आपकी जवाबदेही नहीं है कि अगर आपको ईडी बुला रही है कुछ बातचीत करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, तो उनको जाना चाहिए। तो इस तरह से सिंपैथी बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। और ये नैरेटिव कुछ लोग अगर मान भी लें कि हाँ भाई वो दुरुपयोग हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने दोबारा मैं कह रहा हूँ, इससे उनके वोट देने के मन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से सर ने कहा कि एजेंसीज को लेकर लोगों का मानना या एक तरीके से अपनी बात को कहना वो बिल्कुल अलग है, और मतदाता का बूथ पर जाकर वोटिंग करना वो बिल्कुल अलग है। नहीं देखो अविचल, ये जो अरविंद केजरीवाल का मामला है, उस मामले में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसको सिर्फ हम चुनाव के नजरिए से कि भाई चुनाव में हार जीत पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या परिणाम होगा। हाँ। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, जो कि अभी हमने एक रिकॉर्डिंग की एसवाई कुरैशी साहब के साथ, जो बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, तो उन्होंने एक जो बात कही वो बात सही है कि भाई अगर आपको गिरफ्तार करना होता तो 3 महीने आप और रुक जाते चुनाव के लिए। मतलब भले 9 महीने से अगर रोक दे दिए, तो चुनाव की जब घोषणा हो चुकी है उसके बाद जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो ये उठना सवाल लाजमी है कि भाई आप तो अपोजिशन को जेल में डाल रहे हैं। हेमंत सोरेन को तो चलिए आपने 2 महीना पहले पकड़ लिया था, लेकिन क्या ऐसे चुनाव होगा कि विपक्ष जो है वो जेल में होगा? तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हार जीत का सवाल नहीं है। मतलब हार जीत तो जैसे संजय जी ने कहा, लोगों ने जो मन बना लिया वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो सवाल कुरैशी साहब ने उठाया कि भाई क्या आप 3 महीने रुक सकते थे गिरफ्तारी, आपने जब इसकी जांच में इतना समय लगा दिया तो अभी और 2 महीने रुक जाते। मतलब एक मैं कह रहा हूँ, ये इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है अविचल की आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। हाँ। लेकिन एक शिष्टाचार कह लीजिए या एक लिहाज कह लीजिए, या कि भाई आप मतलब इतना तो करते कि चुनाव के दौरान अपने विरोधी जो है वो कोई उसको आपने प्रचार से एक तरह से रोक दिया है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक जो है नैतिक प्रश्न आप कह सकते हैं, राजनीतिक प्रश्न नहीं है। यहाँ पर एक बात और आ रही है संजय जी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन के दरमियान, यानी कि जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो इंडिया अलायंस काफी एकजुट होता हुआ नजर आया था। मुझे याद है कि सदन से वॉकआउट भी किया था कि चंपई सोरेन की राजभवन से लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनको सीएम बनाया जाए, वो नहीं हो रहा था, तो इंडिया अलायंस एक होता हुआ नजर आया। कल भी हमने देखा कि इंडिया अलायंस की तरफ से काफी ज्यादा अच्छे स्वर आए कि साहब कि हम साथ में हैं। एक तरीके से ये तानाशाही वाला प्रतीक है, तो इंडिया अलायंस को क्या मजबूत करेगा? मतलब मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर सिंपैथी की बात आ रही है, तो इंडिया अलायंस आपस में इस बात को लेकर जुट जाए कि साहब की देखिए कि आपने आधा विपक्ष जो है अंदर डाल दिया। देखिए होना चाहिए, मेरे समझ से अलग अलग पार्टियों को इस बात का खतरा रहेगा कि कुछ महीने पहले उधर सोरेन थे, हेमंत सोरेन थे, आज अरविंद केजरीवाल हैं, तो कल किसी दूसरे की भी बारी आ सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को एकजुट होने की जरूरत है, और मुझे लगता है ये उनमें ये भावना रही भी होगी। लेकिन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस पार्टी के अंदर में इतने हैं। आपको पता है, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तो हुआ है, लेकिन एक राज्य में है, दूसरे राज्य में नहीं है। इसकी तो कोई ना कोई तो वजह होगी। वजह यह है कि दोनों पार्टी के बड़े नेताओं और पार्टी वर्कर्स में एक तरह से पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाँ हमें एकजुट होकर लड़ना ही चाहिए। दिल्ली में भी अलायंस बनाने के लिए के पहले काफी मतभेद हुए, तो एक हिस्सा ऐसा भी है अलग अलग पार्टियों के बीच में जिसे लग रहा होगा कि चलो एक
हमारे ग्रोथ के अड़चन में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी थी, तो अब अगर वो पार्टी कमजोर होगी तो हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो इसकी कोई गारंटी नहीं दिखाई पड़ती मुझे कि जब कार्रवाई हो रही है तो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं वो लोग और आपस में मजबूती से खड़े दिखाई पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं इस ऐसा होना चाहिए था। आज के पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए मुझे लगता है ऐसी इमीडिएट ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ बहुत दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो जरूर है कि जब कल गिरफ्तारी हो रही थी तो तमाम लीडर आ गए, स्टेटमेंट आ गया, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे, अगले वीक में, तो मुझे लगेगा जो कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल रहेगा। जितनी दोस्ती इंडिया अलायंस पार्टनर के बीच में थी उतनी ही रहेगी। न तो दोस्ती और अगाढ़ होने वाली है, न दोस्ती और कमजोर होगी। मुझे भी यही लगता है जो संजय जी ने बात कही अभी चल कि देखिए आप जो कह रहे कि कल अब हम लोग इसी को जो ट्वीट आ गए उसी को हम मान लेते हैं कि स्वर आ गया है, तो जो विरोध का स्वर, हाँ तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ट्वीट आपने करके भाई कि तानाशाह है, ये बात ठीक है, आपने ट्वीट तो कर दिया, बड़ी बात है, लेकिन उसको आप आगे कहीं ले जाने के लिए जो है, मतलब अगर इसके सारे इंडिया अलायंस के नेता मान लीजिए आज दिल्ली में इकट्ठा हो जाए एक जगह या कल हो जाए और वो अपना एक साथ आके एकजुट का दिखाए, हाँ। तब तो वो बात बनती है। अदरवाइज ये जो ट्वीट तो जो है बीजेपी 10 साल से पहले इस गेम को जीत चुकी है ट्विटर वाले को। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो स्वर है ये भी सिर्फ ट्विटर पर दिखता है, जनता तक नहीं पहुंचता है वो, मतलब जनता तक मतलब जो आपके जो फॉलोअर है उन्हीं को आप एक तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि भाई देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है वोटर, जिसका संजय जी ने जिक्र किया कि जो कन्विंस है कि उसको बीजेपी को वोट डालना है और वो दिल्ली में 50% से ज्यादा है, आप उसको ये अभी भी कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि ये मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसी हो रही है तो आप जो है अपने ही समर्थकों को आप मतलब एड्रेस कर रहे हो, और वो सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ये अगर बात हो रही है कि बार बार आपके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, तो ये सिर्फ ट्विटर पे या एक्स पे एक ट्वीट कर देने से काम नहीं चलेगा या सिर्फ एक बाइट देने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष को जो है अगर मतलब वो कहते हैं ना कि वॉक द टॉक, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, सड़क पे तो कम से कम उतरना पड़ेगा। और एक बात और कही जो संजय जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि ये 20 सीटें हैं, 13 सीट पंजाब की और 7 सीटें दिल्ली की, और उसमें पंजाब में तो कोई बात ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर, और दिल्ली में ट्रांसफर ऑफ वोट कितना हो पाएगा ये और इम्पोर्टेंट है। नहीं तो मैं संजय जी आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगा कि जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते भी कहा कि भाई ईडी की जो कार्रवाई है या जो केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई जारी रहेगी, तो कमोबेश ये हर हफ्ते हर रोज प्रधानमंत्री किसी न किसी मंच पर ये बात दोहराते रहते हैं कि भाई ये आप कितना भी हल्ला मचा लीजिए कि विपक्ष निशाने पर है या अन्याय हो रहा बदले की कार्रवाई, लेकिन उनकी एक लाइन बड़ी क्लियर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और जो एजेंसियों को छूट मिली हुई काम करने की वो करती रहेगी। तो अब ये जो मतलब अब जो नैरेटिव है, एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और दूसरा जो विपक्ष का नैरेटिव है कि भाई हम पर बदले की कार्रवाई की जा रही है। तो चूंकि आपने भी सर्वे किए हैं तमाम तरह के और आपने सर्वे देखे भी है, तो लोगों में ये जो नैरेटिव है दोनों चीजों का कि क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है इसको लोग मानते हैं या इसको अन्याय मानते हैं, इस पर कोई डेटा अवेलेबल है या कोई जानकारी मौजूद है? बहुत स्पष्ट है, दोनों चीजें, जैसे मैंने कहा, दोनों व्यूज पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री मोदी इस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि चाहे आप जो कह लें हमारे बारे में, सरकार के बारे में, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी? इसकी वजह बहुत साफ है मिलिंद जी। अगर आप आम जनता से बात करें तो राजनेताओं के बारे में उनकी जो छवि है वो बहुत पुअर छवि है कि भाई ये तो मतलब एक तरह से जो भ्रष्टाचार के मामले में कहते हैं तो सब भ्रष्टाचारी है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, करप्शन, मान के चलते हैं कि ये तो सारे यही काम करते हैं। अब उनको ये दिखाई पड़ता है कि इन राजनेताओं में, नेताओं में से एक व्यक्ति ऐसा है हमारे सामने जो सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहता है कि आप चाहे जो भी कह लें, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। इस बात का स्वागत करती है आम जनता। ऐसी भी जनता, ऐसे भी वोटर जो शायद बीजेपी को वोट दें या ना दें, लेकिन उन्हें भी लगता है कि नहीं, भ्रष्टाचार तो हटना चाहिए क्योंकि राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप अलग से सवाल पूछे, वो तो ठीक है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि थोड़ा एक तरफा है? इन संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष पार्टियों के नेताओं के लिए किया जा रहा है, थोड़ी सी जाति हो रही है। वो ये भी कहते हैं हाँ थोड़ी जाति तो हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी जा रही है और भ्रष्टाचार को मिटाना ही राजनीति में बड़ी एक तरह से उपलब्धि होगी। इसी के लिए दोनों नैरेटिव चलते हैं
और कुल मिलाकर करके इससे बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कई दशकों के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़ रहा है। संजय जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और दर्शकों को समझाया कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स से लेकर और ये इंडिया गठबंधन तक की पॉलिटिक्स से लेकर और आगे जाकर आपने एनडीए और बीजेपी का भी बड़ा जिक्र किया। आज दोस्तों आप सभी जुड़े साप्ताहिक सभा में, आप सभी का शुक्रिया। आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।